अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। इस व्लॉग के पिछले हिस्से में हम वहां तक पहुंचे थे कि जब कदावर जंगी हाथी यूनानी सिपाहियों के सामने आए तो वो उनके सामने ख़ुद को बोना महसूस कर रहे थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन हाथियों का क्या इलाज करें और किस तरह जो है वो इन हाथियों से छुटकारा हासिल करें। लिहाजा उन्हें कुछ और तो नहीं सूझा, जाहिर सी बात है होरज जो है वो बुलंदी पर थे, हाथियों का कद्दो कामत बहुत ऊंचा था, लिहाजा उन्होंने अपनी तलवारों से उनकी सूंडों को काटना शुरू कर दिया। जब हाथी की सूंड कटी तो उन्हें ज़ख़म लगे और वो पलटकर उसी तरफ भाग खड़े हुए जिस तरफ उनकी अपनी फ़ौज मौजूद थी। यानी पोरस के हाथी पोरस की अपनी ही फ़ौज को रौंदते हुए गुजर गए। इसीलिए आमतौर पर किसी मुकाबले में बुज़दिली का मुज़ाहरा कर कर भागने वाले को कहा जाता है कि तू पोरस का हाथी है, यानी तूने पोरस के हाथी जैसा काम किया है, मुकाबले से भाग गया है, पलट गया है। आज भी पलटने के लिए उर्दू में ये मुहावरा इस्तेमाल होता है कि यार वो तो पोरस का हाथी था, उसने क्या मुकाबला करना था। बहरहाल जब हाथी अपनी फ़ौजों को रौंदते हुए गुजरे तो अलेक्जेंडर फ़तह के करीब होने लगा। नौबत ये आ गई कि अपना पोरस अकेला तो नहीं रह गया, लेकिन उसके साथ साथियों की तादाद बहुत कम रह गई। लिहाजा अलेक्जेंडर ने उसे ये पैगाम भेजा कि तुम जो है वो हथियार डाल दो, लेकिन पोरस किसी भी तौर पर हथियार डालने को तैयार नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ना चाहता था। सबसे पहले जो हरकारा गया या जो एलची गया अलेक्जेंडर का, वो राजा अम्भी था, यानी राजा टिक्सिलस जो है वो था, क्योंकि वो भी इंडियन था और वो भी इंडियन था। तो अलेक्जेंडर का ये ख्याल था कि शायद वो राजा टिक्सिलस की बात मान लेगा, लेकिन पोरस ने उसकी बात नहीं मानी और उसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उस वक्त तक पोरस खुद बहुत शदीद ज़ख्मी हो चुका था। कहते हैं कि उसके जो सीधा कंधा है, दायां कंधा, दाएं कंधे में एक तीर पेवज़ था और उससे खून जारी था, जबकि उसके जिस्म पर और भी बहुत से ज़ख्मों के निशान थे। लेकिन पोरस किसी भी सूरत वो सरेंडर करने को या हथियार डालने को तैयार नहीं हुआ। बिलाखिर अलेक्जेंडर ने एक ऐसे शख्स को तैयार किया जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये पोरस का बहुत करीबी दोस्त है। लिहाजा उसने उस दोस्त की ये ड्यूटी लगाई कि तुम पोरस को ये पैगाम दो कि हथियार डाल दे। फ़ौज वो है जो तितर बितर हो चुकी, हाथियों ने अपनी ही फ़ौज को कुचल दिया था, बेशतर सिपाह उसकी मारी जा चुकी थी। लिहाजा अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं कि तुम अपना सर झुका दो। तो कहते हैं कि पोरस ने बहुत रद्दोकद के बाद, बहुत हिचकिचाहट के बाद इस बात पर आमादगी ज़ाहिर की कि ठीक है, मैं अलेक्जेंडर के सामने हथियार डाल देता हूँ, या ये कि जंग से मैं पीछे हट जाता हूँ। पर मेरा इरादा यही था कि या मैं उससे मार दूँ या मैं खुद मर जाऊँ। कहते हैं कि पोरस मतलब कहकर अपने हाथी से नीचे उतरा और उतरने के बाद उसने सबसे पहले पानी मांगा कि मुझे पानी चाहिए। बादशाह की ख्वाहिश फ़ौरन पूरी की गई और उसे जो है वो पानी फराहम किया गया। कहते हैं कि उसने अपना मुँह धोया और जिसे कहते हैं फ्रेश हुआ और उसके बाद वो अलेक्जेंडर से मिलने के लिए रवाना हुआ। दूसरी तरफ जब अलेक्जेंडर को ये पता चला कि पोरस आ रहा है उससे मुलाकात के लिए या हथियार डालने की बातचीत के लिए, तो अलेक्जेंडर ने अपने खेमे से निकलकर, कुछ मवर्रिखीन ने लिखा है और कुछ ने लिखा है कि वो घोड़े पर सवार होकर उस मकाम तक पहुंचा जहां पोरस ने आना था। और फिर वो तारीख़ की मशहूर हथियार डालने की मुलाकात हुई, जिसके बारे में एक तारीख़ी जुमला कमोबेश हर तारीख़ में लिखा हुआ है कि जब पोरस उसके सामने घुटनों के बल बैठा। अलेक्जेंडर का कद छोटा था, 5 फुट 3 इंच कहते हैं उसका था कद, और पोरस 7 फुट का बहुत कड़ियल जवान था। तो कहते हैं कि जब पोरस उसके सामने आया तो अलेक्जेंडर भी उसके सामने कोई बहुत ही छोटा सा बोना सा बंदा दिखाई देता था। अलेक्जेंडर ने उससे सिर्फ एक सवाल किया कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस ने ये जवाब दिया कि वही सलूक जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। कहते हैं कि अलेक्जेंडर पोरस के इस जवाब से इतना मुतासिर हुआ कि उसने पोरस को मुआफ़ कर दिया, पोरस की सल्तनत उसे वापस कर दी और उसे अपना सत्रप बना दिया।
कुछ दिन उसने क़याम किया यहाँ पर और उसके बाद वो आगे रवाना हो गया। लेकिन इस अरसे में उसने 2 काम किए। एक तो ये कि इस जंग के दौरान उसका जो अजीज़ तरीन घोड़ा था ब्यूसीफाला, वो मर गया और दूसरा उसे फतह नसीब हुई। ब्यूसीफाला की याद में उसने दरियाए जेहलम के दाएं किनारे पर, या आप कह सकते हैं शुमाली किनारे पर, उसने एक शहर आबाद किया। उसे दफन भी किया और शहर आबाद किया जिसका नाम उसने रखा ब्यूसीफाला। अलेक्जेंडर को अपने घोड़े से इतना इश्क था कि उसने 3 रोज़ तक उसका सोग मनाया। इस घोड़े को ब्यूसीफालस भी कहा जाता है, जबकि इसका यूनानी और अरबी तलफ़ुज़ बुकफालिया है। इसी वजह से ये भी कहते हैं कि घोड़े की याद में आबाद होने वाला शहर बुकफालिया था, जो बिगड़कर फालिया बना। इसमें शक नहीं कि फालिया शहर में जगह जगह आपको घोड़े के मुजस्समे नज़र आएंगे जो अलेक्जेंडर के घोड़े की शबीह है, लेकिन अफसोस कि फालिया का अलेक्जेंडर के घोड़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। बहुत से मवर्रिखीन ने लिखा है कि फालिया में का जो शहर है वो ब्यूसीफाला के नाम पर आबाद है और ब्यूसीफाला का नाम बिगड़कर आज फालिया बन चुका है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। अलेक्जेंडर ने क्योंकि फालिया जो है वो दरिया चनाब के किनारे पड़ता है, दरिया जेहलम के किनारे नहीं, लिहाजा गुमान ये किया जाता है कि उसने जहाँ घोड़े को दफन किया वो जगह आज का जलालपुर शरीफ है। जलालपुर का जो पुराना नाम था ये ब्यूसीफाला से बिगड़कर गिरजाक हुआ और मलिक दरवेश अहमद खान जंजुआ किसी ज़माने में गिरजाक के हुक्मरान थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़लों का 3रा बादशाह, उसने इस कस्बे का दौरा किया, कुछ दिन यहाँ क़याम किया और मलिक दरवेश अहमद जंजुआ ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शान में, या मतलब ये कह लें कि उससे अक़ीदत के तौर पर इसका नाम जलालपुर रख दिया। उसके बाद वहाँ एक चिश्ती सिलसिले के बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, सैयद ग़ुलाम हैदर शाह चिश्ती, वो तशरीफ़ लाए। तो हमारे यहाँ एक रिवायत है कि वलियों के शहरों को, या जिन शहरों में वलियों के मकाबिर हैं, उनके नामों के साथ शरीफ का लाहका लगा दिया जाता है, लिहाजा वो जलालपुर से जलालपुर शरीफ हो गया। तो आज भी वो मौजूद है। वहाँ अलेक्जेंडर का एक मोनूमेंट बनाया गया है, रिसर्च सेंटर, ताकि जो है वो पता चलाया जा सके आया यही जलालपुर है जहाँ ब्यूसीफाला दफन हुआ था। दूसरा शहर उसने आबाद किया दरिया के दूसरे किनारे पर, यानी जहाँ उसने जंग जीती, और उस शहर का नाम उसने रखा निकिया। निकिया जो है वो यूनानी ज़बान में फ़तह को कहते हैं, यानी एक शहर उसने घोड़े की शान में आबाद किया, घोड़े की याद में, अपने अजीज़ तरीन घोड़े की याद में, और दूसरा शहर उसने फ़तह की यादगार के तौर पर आबाद किया जिसे नेकिया का नाम दिया गया। वो नेकिया आज का मोंग है और मैं इस वक्त मोंग शहर में मौजूद हूँ। मोंग का कस्बा मंडी बहाउद्दीन से सराय आलमगीर जाने वाली सड़क पर नहर लोयर जेहलम के किनारे आबाद है। नहर पर बना एक कदीम पुल इसे मरकज़ी सड़क से मिलाता है। मोंग को आमतौर पर एक गांव ही कहा जाता है, लेकिन इसकी आबादी 50,000 नफूस से ज़्यादा है, जबकि यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी दस्तयाब हैं। मोंग की हदूद शुरू होते ही इसकी क़दामत का एहसास शुरू हो जाता है। इम्पीरियल गज़टियर ऑफ इंडिया के मुताबिक 2री सदी क़ब्ल मसीह के निस्फ़ आखिर में पार्थियों ने इस इलाके में बरसरे इक़्तिदार बाख्तरियों का तख्ता उलट दिया। 98 क़ब्ल मसीह में इंडोसीथियन या साका बादशाह माउस या मोगा बरसरे इक़्तिदार आया, जिससे 57 या 60 क़ब्ल मसीह तक हुकूमत की। तारीख़ के मुताबिक ये पहला साका बादशाह था। कहते हैं कि इसी मोगा ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के निकिया शहर के खंडरात पर यह कस्बा आबाद करके इसका नाम अपने नाम की मुनासबत से मोंग रखा और इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया। मोंग से इसी मोगा दौर के सिक्के भी बरामद हुए हैं। 1ली सदी ईस्वी के आखिर में योची ने पूरा पंजाब फतह करके साका सल्तनत ख़त्म कर दी और इसे अपनी अमलदारी में शामिल कर लिया, जिसे तारीख़ में कुशान सल्तनत कहा जाता है। कुशान बादशाह तो बुद्ध मत के पैरोकार थे, लेकिन 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी में सफ़ेद हुनों ने इस पूरी तहजीब की ईंट से ईंट बजा दी। उनके बाद तुर्क शाही और हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही ख़ानदान बरसे इक़्तिदार आया, जिसका ख़ात्मा 1021 ईस्वी में सुल्तान महमूद गज़नवी ने किया। कहते हैं कि मोंग एक ज़माने में बहुत मजबूत किला हुआ करता था, जिसकी झलक इसकी तंग गलियों में अब भी नज़र आती है। इन गलियों के बीचों बीच बनी नालियाँ मादी की याद दिलाती हैं। मुकामी दोस्तों ने बताया
कि ये नालियाँ ज़माने कदीम में ही बनाई गई थीं, जो अब तक इसी तरह चली आ रही हैं। ये वो दौर था जब मोंग में हिंदू मुसलमानों के अलावा हिंदू और सिख भी कसीर तादाद में आबाद थे। सुल्तान महमूद गज़नवी के बाद भी मोंग समेत पूरे बर्रे सग़ीर ने एक बार फिर हिंदू राजाओं और बादशाहों का तवील दौर देखा, जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त पर ख़त्म हुआ। मोंग का इलाका भी पहले सल्तनत दिल्ली और फिर मुग़लों के पास रहा, जिसके बाद यहाँ सिखों की हुक्मरानी रही और उसके बाद अंग्रेज़ आए। मोंग की बेशतर कदीम इमारतें इसी हिंदू और सिख दौर की यादगार हैं। ये इमारतें अब खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। अब यहाँ टूटी फूटी ईंटों के ढेर हैं, जबकि वे बेआबाद रहने की वजह से इनमें झाड़ियाँ भी उगाई हैं। बाज़ खंडरात में लकड़ी के वो मजबूत दरवाजे अब भी सलामत हैं, जो उस दौर का खासा हुआ करते थे। ये जो सुर्ख इमारत आपको नज़र आ रही है, ये पुराने ज़माने का मंदिर था, कदीम दौर का। इसकी इमारत बहुत खस्ता हाल हो गई थी, लिहाजा हुकूमत ने इसे गिराकर इमारत भी नहीं तामीर कराई और इसमें अब गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मोंग शुमाली, ये पुराने दौर की एक यादगार है जिसे नई शक्ल दे दी गई है। बाकी सारे मोंग पर कब्ज़ा हो गया है। ये एक पुराना घर है। किसी ज़माने में जो गलियों को रोशन रखने के लिए दिए जलाए जाते थे या चिराग रखे जाते थे, ये वो ताक है। और ये एक पुराना घर, ये भी सिख दौर की इमारत है और अब ये खंडर बन चुकी है। लोगों ने इस पर कब्जे भी कर लिए हैं, लेकिन ये इमारत सिख दौर की है। ये उस दौर का दरवाज़ा है जब यहाँ सिख आबाद थे। सिख तो चले गए, लेकिन अपनी निशानी छोड़ गए वो यहाँ पर मोंग में। टिब्बा मोंग की गलियाँ सिर्फ तंग ही नहीं बल्कि ऊंची नीची भी हैं, जिन पर चढ़ते हुए सांस फूलती है, जबकि उतरते हुए घुटने जवाब देने लगते हैं। इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि अगर पाँव फिसला तो दूर तक ईंटों से बिछे फर्श पर रगड़ते हुए जाएंगे, जिससे चोट लगने या जिस्म बुरी तरह छिलने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। मेरे साथ मुकामी दोस्तों के अलावा मंडी बहाउद्दीन से अमजद चिश्ती, रिजवान न्याजी और तलत महमूद भी थे। एक मरहले पर जब कैमरा तलत महमूद के हाथ में था तो उन्होंने एक नहायत दिलचस्प मंजर कैमरे की आंख में महफूज किया। आप भी देखिए और लुत्फ उठाइए। आज भी यहाँ का कौमी खेल बंटे है। भाई बंटे कह रहे थे, जोर बंटे कह रहे, जोर बंटे कह रहे। ओए चल चियो अगले डंग चीन दिया या नहीं चीन दे। जी ठीक हो गया, जी ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। बंटे आवे को जी खान था। हेलो कर दो सारे, बाय बाय कर दो। ये चीज़ें कभी कहीं कहीं मिलती हैं। ये जो मेरे सामने आपको जो व्यू नज़र आ रहा है, ये जो जंगल नज़र आ रहा है, कहते हैं कि ये यहाँ खैमागाह थी अलेक्जेंडर की, जब उसने दरिया पार किया। और ये जो सामने का इलाका है, ये वो है जहाँ पर जंग हुई और जिसमें पोरस को शिकस्त हुई, और इसी मकाम पर पोरस को पेश किया गया था अलेक्जेंडर के हुजूर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोंग वो जगह है जहाँ अलेक्जेंडर के सामने पोरस को पेश किया गया और पोरस को उसने मुआफ़ किया। इसी याद में उसने मोंग का शहर बसाया, यानी निकिया का शहर बसाया। लेकिन बहरहाल कोई फासला इतना ज़्यादा नहीं, कोई 4-5-6 किलोमीटर का फासला होगा यहाँ से, जहाँ अलेक्जेंडर और पोरस की जंग हुई थी। ये जो स्क्रीन पर आपको जंगल नज़र आ रहा है, सर्दियाँ हैं, धुंध है, शाम का वक्त है, लिहाजा मुमकिन है आपको सही जो है वो दिखाई ना दे। लेकिन इन्हीं दरख्तों के पीछे वो जलालपुर भी है, दरिया के दूसरे किनारे पर। इन दरख्तों के पीछे दरिया झेलम है और उसके पीछे वही जलालपुर है जिस जलालपुर में उसने अपने घोड़े को दफन किया और उसका नाम ब्यूसीफाला रखा, जो अब जलालपुर कहलाता है।
और ये जो जंगल का टुकड़ा है ये शायद किसी ज़माने में दरिया के दरमियान हो और ये वही जजीरा रहा हो जहाँ अलेक्जेंडर गलती से उतर गया था मतलब दरिया पार करते हुए, और जब उसे गलती का एहसास हुआ कि मैं गलत जजीरे पर उतर गया हूँ, तो उसके बाद वो दरिया का अगला हिस्सा पार करने के बाद वहाँ तक पहुँचा था जहाँ उसके फ़ौजी मौजूद थे। अलेक्जेंडर तो यहाँ से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी ये इलाका आबाद रहा। लेकिन कहते हैं कि उस ज़माने में यहाँ बारिशें बहुत हुआ करती थी और 2-3 साल के बाद ये शहर तबाह हो गया, मतलब बारिशों की वजह से यहाँ जो मकान थे वो गिर गए और उसके बाद फिर ये नए सिरे से तामीर हुआ। इस पर हिंदुओं ने भी हुक्मरानी की, अपना मुग़लों ने भी की, सिखों ने भी की। सिख दौर की बाज़ इमारतें जो है वो मैंने आपको दिखाई भी है, गुरुद्वारे भी थे, मंदिर भी थे। ज़्यादातर आबादी यहाँ सिखों और हिंदुओं की थी, मुसलमान यहाँ कम थे। 1947 में जब बंटवारा हुआ, तकसीम हुई, तो बहुत से हिंदू और सिख यहाँ से चले गए, गुरुद्वारे ख़त्म हो गए, मंदिर बंद हो गए। मैंने अभी आपको एक मंदिर भी दिखाया है जो अब जहाँ प्राइमरी स्कूल की तालीम दी जाती है। गलियाँ इसकी पुरानी हैं, तंग गलियाँ हैं। वो तंग गलियाँ किसी को ज़हमत नहीं हुई कि वो अपने कब्ज़े की हुई जगह को छोड़कर गली को कुशादा कर दे। ये मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये टिब्बा कहलाता है और इसके नीचे उसी पुराने शहर के खंडरात दफन है जिस पुराने शहर को पहले अलेक्जेंडर ने आबाद किया और उसके जाने के बाद जो यहाँ के हिंदू हुक्मरान थे उन्होंने इसे आबाद रखा और ये आज भी आबाद है। इस वक्त जो टिब्बा आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यही वो जगह है जहाँ कदीम शहर नेकी आबाद होकर पहले उजड़ा और फिर ज़मीन में दफन हो गया। नेकिया के खंडरात इसी टिब्बे के नीचे हैं। कुछ अर्सा पहले तक इस टिब्बे से खुदाई के दौरान पुराने ज़माने के बर्तन और मुख्तलिफ अशिया मिला करती थी, लेकिन अब हर तरफ आबादी हो गई है जिसकी वजह से कुछ भी तलाश करना मुमकिन नहीं रहा। अंग्रेज़ मुवर्रिख अलेक्जेंडर कनिंघम की तहकीक के मुताबिक भी मोंग कदीम शहर नेकिया पर तामीर किया गया था जिसकी बुनियाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हाइडास्पस की जंग में पोरस पर अपनी फतह की याद में रखी थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 1910 के एडिशन में मोंग का हवाला नेकिया के मुकाम के तौर पर दिया गया था, लेकिन उसके बाद के एडिशंस में इसका जिक्र मौजूद नहीं था। मोंग की हैसियत इस हवाले से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि ये हाइडास्पस की जंग और ये दो शहर ये वो थे जहाँ से अलेक्जेंडर की हिंदुस्तान की फ़तह का दरवाज़ा खुला। ये अलग बात है कि दरिया हिफासस के किनारे जिसे आज दरिया ब्यास कहते हैं उसकी फ़ौजों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कुछ मवर्रिखीन ये कहते हैं कि उन्होंने बगावत की, लेकिन कुछ मवर्रिखीन ने ये लिखा है कि वो मुसलसल जंग से इतने थक चुके थे कि वो मज़ीद आगे नहीं जाना चाहते थे। वहाँ से अलेक्जेंडर फिर पलटा, इसी दरिया जेहलम पर आया, यहाँ उसने कश्तियाँ बनवाई और सफ़र का आगाज़ किया। बहराए अरब में पहुँचा, दरिया सिंध के रास्ते से होता हुआ, और फिर वो बाबुल गया जहाँ से जिसे उसने फ़तह किया, लेकिन फ़तह करने के बाद उसे वो अजीम मुमलिकत बनाना नसीब नहीं हुई जिसका ख्वाब लेकर वो मैसिडोनिया से चला था। और बाबुल से जब वो निकला तो एक लाश की सूरत में निकला। अलेक्जेंडर ने 70 शहर आबाद किए, लेकिन ये बदकिस्मती है कि उनमें से कोई शहर मौजूद नहीं। लेकिन जिस शहर में वो दफन हुआ उसे आज भी अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है, लेकिन उसे अलेक्जेंडर ने नहीं बल्कि उसके सिपहसालार टोलेमी ने आबाद किया था, जो उस वक्त जिसके हिस्से में मिस्र आया था, क्योंकि जब अलेक्जेंडर मरा तो उसकी सल्तनत तकसीम हो गई थी। सेल्यूकस ने ये इलाका सेल्यूकस के हिस्से में आया था और मिस्र टोलेमी के हिस्से में आया था। सेल्यूकस तो ख़त्म हो गया, लेकिन टोलेमी इस लिहाज से आज भी ज़िंदा है कि उसने अलेक्जेंडर का जहाँ मकबरा बनाया उस शहर का नाम अलेक्जेंडर के नाम पर रखकर उसे आज तक ज़िंदा रखा हुआ है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।